हेलो एवरीवन। आज हम ओबीजी का एक टॉपिक करेंगे यूनिट 3 से, दैट इज़ नॉर्मल प्रेगनेंसी। उसमें हम देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, आप अगर इतना लिखेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए आता है तो इनफ रहेगा। देखिए, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या क्या होता है। पहली बात तो ये जानना है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे एक वुमेन के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, चाहे वो एनाटॉमिकली हो, चाहे वो फिजियोलॉजिकली हो, बायोकेमिकली, यानी कि हॉर्मोन्स वगैरह में कुछ चेंजेस हो। ठीक है, तो देखिए ये कब से स्टार्ट होता है, जब से लास्ट क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन, जब लास्ट मेंस्ट्रुएशन होती है वो प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे माना जाता है। ठीक है, तब से प्रेगनेंसी जो है स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे देखते हैं हम पहले क्या है। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्स इन द प्रेग्नेंट वुमेन बॉडी। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। दीज चेंजेस आर नेसेसरी टू सपोर्ट। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ये क्यों है चेंजेस वुमेन के बॉडी में होना, क्योंकि ये क्या करती है, जो फीटस ग्रोथ हो रही है उसके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, अगर यूट्रस या फंडस का साइज ही इंक्रीज नहीं होगा तो जो फीटस है वो कैसे उसमें सर्वाइव कर पाएगा। तो ये फीटस को सपोर्ट करने के लिए भी होता है, एज वेल एज मदर को लेबर के लिए तैयार करने के लिए भी ये ज़रूरत होता है, और लैक्टेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, क्यों जो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, बोथ मदर एंड फीटस दोनों के लिए। ठीक है, मदर और बेबी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द प्रोग्रेसिव एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस नॉट ओनली टू द जेनाइटल ऑर्गन बट टू द ऑल सिस्टम। ये नहीं कि सिर्फ जेनाइटल ऑर्गन में चेंजेस होते हैं, ऑल ओवर सिस्टम, यानी कि पूरी होल बॉडी में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सिस्टम से, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो हेयर इज़ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे यूट्रस इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में क्या होता है, यूट्रस का साइज़ स्मॉल रहता है और शेप पियर शेप का रहता है। उसका वेट सिर्फ 60 ग्राम होता है, और कैपेसिटी जो होती है वो कितनी होगी, वो 10 ml तक होती है। एंड इट कंटेन्स पेल्विक कैविटी। ठीक है, मीन्स ये जो यूट्रस रहता है वो पेल्विक कैविटी में ही रहता है। ठीक है, क्योंकि वो स्मॉल साइज़ का है इसलिए वो पेल्विक कैविटी में रहता है इन नॉन प्रेग्नेंट, यानी कि वुमेन जब प्रेग्नेंट नहीं है, ये तब की बात है। और लेंथ रहता है 7.5 सेंटीमीटर। बट एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ एंड पे, जब से प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होती है और जब तक चाइल्ड बर्थ नहीं होता है तब तक का हम चेंजेस इसमें देखने वाले हैं। तो एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के एंड तक अब हम देखते हैं यूट्रस में क्या है। ये हो गया नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी से स्टार्ट होके एंड तक। ठीक है, इसका साइज़ जो होगा, अब यहाँ पे देखिए एनलार्ज हो गया है, शेप जो है वो चेंज होता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बताऊँगी और इजी ट्रिक बताऊँगी इसको याद रखने का, कि आप इजीली डायग्राम कैसे याद रख सकते हैं। शेप देखिए, पहले ये ग्लोबुलर शेप का होता है 12th वीक, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। देन ओवॉइड शेप का, देन जस्ट बिलो द अम्बिलिकस एट अम्बिलिकस, देन 1/3 जस्ट अबव द अम्बिलिकस, देन सिलिंड्रिकल शेप का हो जाता है। उसके बाद एट एनसीफॉर्म कार्टिलेज होता है, यहाँ पे सी का मतलब है कार्टिलेज। ठीक है, ये देखिए एनसीफॉर्म कार्टिलेज का होगा, मतलब एनसीफॉर्म कार्टिलेज तक पहुंच जाता है। उसके बाद बिलो द स्टर्नम रहता है ये, एंड इंगेजेस इन द डायफ्राम, एंड फाइनली क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा 36 के बाद मैंने 40 लिखा है, देन 38। ये कुछ बताने के लिए जो मैं डायग्राम में बताऊंगी। 40 वीक में क्या होता है, बिलो स्टर्नम हो जाता है, यानी कि डायफ्राम से नीचे होगा। और 38 वीक में, बट आपको इसी ऑर्डर में लिखना है ताकि आपको याद रहे, और इंगेज हो जाता है ये क्या, डायफ्राम में। अगर आपको याद रहता है तो आप 36 के बाद 38 मेंशन कर सकते हैं कि वो डायफ्राम में चला जाता है। देन बिलो स्टर्नम कब जाता है, 40 वीक में। ये मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखा है। अब मैं आपको डायग्राम बताती हूँ उसका। अगर आप डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में तो आपको ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए रहेगा। तो ये था आफ्टर यूट्रस, मीन्स आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद में क्या होगा, यूट्रस में क्या क्या चेंजेस हैं। ये सिर्फ हमने अभी साइज़ देखा है, एनलार्ज, एंड शेप जो है वो वीक के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है। इसमें और भी चेंजेस हैं, मैं बताती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे ये डायग्राम है, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए 12th वीक में ग्लोबुलर शेप का होगा, देन अवॉइड, देन जस्ट बिलो अम्बिलिकस, देन एट अम्बिलिकस। 24 में आप देख सकते हैं यहाँ पे एट अम्बिलिकस में है, देन 1/3 ऑफ जस्ट अबव अम्बिलिकस, देन उसके अम्बिलिकल एंड एनसीफॉर्म कार्टिलेज के बीच में। 36 में आपको क्या करना है, दोबारा से एक डार्क पेन से आप मेंशन कर सकते हैं। वाई, बिकॉज ये क्या है, एट अम्बिलिकल, ये है एनसीफॉर्म कार्टिलेज। तो 36 वीक में वो एनसीफॉर्म कार्टिलेज तक पहुंच जाएगा।
देन 38 में ऊपर, यानी कि आप डायाफ्राम के पास बिल्कुल देख सकते हैं इंगेज हो गया है यूट्रस जाके बिल्कुल, क्योंकि प्रॉपर क्या हो गया है, पहुंच गया। अब 40 में इसीलिए क्योंकि अब आप ये देखिए 40 में मैंने नीचे क्यों बनाया है, यूट्रस का साइज़ कम क्यों हो जाता है, क्या आपको पता है? ये इसीलिए हो जाता है बिकॉज अब क्या हो गया, इस टाइम पे फीटस जो है वो पेल्विक में जाके इंगेज हो गया है। क्यों? क्योंकि अब लेबर के लिए डिलीवरी होनी है, इसीलिए फीटस जो है नीचे की तरफ मूव हो जाता है 40 वीक में, इसीलिए इसका साइज़ जो है थोड़ा कम हो जाता है। तो वो कहाँ आ जाएगा? बिलो स्टर्नम। तो ये था साइज़ एंड ये है डायग्राम। इसको याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऊपर का साइज़ आप देख सकते हैं एम शेप का आपको बनाना है और नीचे का आपको डब्ल्यू शेप, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ कॉर्नर पे मेंशन किया। इस टाइप आप याद रख सकते, नीचे पेल्विस हो गया, ऊपर आपको बनाना है डायाफ्राम। देन आपको क्या रखना है, यहाँ ट्रिक देखिए, 12 to 40 वीक्स, आपको ये तो पता ही होगा 3 मंथ्स का रहता है और एक मंथ्स में 4 वीक्स। तो आपको क्या करना है, इनके बीच में 4 का गैप रखना है, 12 से लेकर आपका ये 40 तक आ जाएगा, ठीक है। सबके बीच में 12 to 16 देखिए 4 का गैप है, देन 16 से 24 4 का ऐसे काउंट करके आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब हम बाकी चेंजेस देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं उसके बाद जो हमने वेट पढ़ा था जो सिर्फ 60 ग्राम का है, प्रेगनेंसी के टाइम पे 900 to 1000 ग्राम, कैपेसिटी 5000, लेंथ 35 सेंटीमीटर। एंड एज द यूटेराइन ग्रोथ अकर्स हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया टेक्स प्लेस, ठीक है। एंड फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, न्यू मसल फाइबर्स होते हैं, न्यू मसल फाइबर्स यहाँ पे ग्रो भी होंगे। क्यों? और ये कौन इसको हेल्प करता है ग्रो करने में? हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और उसके बाद नेक्स्ट चेंज क्या आएगा, मसल फाइबर्स बनने के बाद स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होगा तभी तो वहाँ पे यूट्रस और जो आपका ये फंडस है मतलब वो इंक्रीज़ होगा साइज़ में। तो मसल फाइबर्स जो न्यू ग्रो होते हैं वो अब क्या होने लगे हैं, स्ट्रेच होने लगे हैं। तो एनलार्ज, क्यों? एनलार्जमेंट ऑफ द फीटस के वजह से। देन वॉल बिकम थिनर, जो वॉल है वो बहुत थिन होने लगेगी अब, ठीक है, स्ट्रेचिंग की वजह से। देन एंडोमेट्रियम नोन एज डेसिडुआ, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमारी एंडोमेट्रियम है जो कि मेंस्ट्रुएशन पे निकल जाती है बाहर, ब्लड के साथ आ जाती है, अब वो क्या हुआ, वो शेड ऑफ नहीं हो रही है, वो क्या होगा, डेसिडुआ बोलेंगे उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ डेसिडुआ करके। देन आता है ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, हिक्स का मतलब हो गया यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो कि पेन फील होता है, ये भी एक चेंज हो गया। देन आता है लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब हो गया फीटल हेड एंगेजेस इनटू द पेल्विस में जब वो टच होगा, जो कि हमने पढ़ा 40 वीक में होता है, ठीक है। तो ये एक प्रेगनेंसी का चेंज हो गया। और ये जो होता है प्राइमरी ग्रेविडा अगर मदर है तो वो 1 वीक बिफोर ही जो है पेल्विस में इंगेज हो जाता है, एंड मल्टी ग्रेविडा में 1 आवर बिफोर जो है जो फीटस का हेड है वो इंगेज होगा। नेक्स्ट आता है सर्विक्स। सर्विक्स देखिए नॉर्मली क्या होता है, हम हमेशा यही पढ़ेंगे कि मतलब नॉन प्रेग्नेंट में जैसे कैसे रहता है, और फिर हम देखेंगे प्रेगनेंसी के टाइम तो हमें इजीली समझ आएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ कि पहले कैसा होता है देन बाद में कैसा होता है, ठीक है। सर्विक्स जो रहता है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूजुअली क्लोज रहता है, बट जैसे जैसे कि फीटस बड़ा होगा और डिलीवरी टाइम पास आएगा तो हम पढ़ते हैं लेबर के प्रोसेस में कि वो डायलेट होता है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर तक अप टू। तो यहाँ पे डायलेशन दिखेगा 8 to 10 सेंटीमीटर। देन गुडल साइन, गुडल का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। देन जैक्विमर साइन देखने को मिलेगा। हर फेज़ में आपको याद रखना है कि कौन सा साइन होता है, और ये 2 मार्क्स में ज़रूर आता है कि गुडल साइन क्या है, जैक्विमर या ये ब्रैक्सटन ही कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैक्विमर साइन देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं ब्लूइश डिस्कलरेशन, ये क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन द वैस्कुलरिटी, यानी कि ब्लड सप्लाई वहाँ ज़्यादा होता है, अब ज़रूरत है, इसीलिए ब्लूइश डिस्कलरेशन होते हैं। देन आता है हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रोफी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ जो मैंने अब तक बताया वो था सर्विक्स का, अब यहाँ से है वेजाइना का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग बीच में नहीं डाल पाई थी इसलिए मैंने यहाँ साइड में मेंशन किया है, आप अपने नोट्स बनाने टाइम ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा गैप लिख करके लिख सकते हैं। वेजाइना में अब क्या होगा, हाइपरप्लेसिया हाइपरट्रोफी, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे एंड इवन नंबर ऑफ साइज, मतलब जो इसकी लेंथ है, साइज जो होती है सेल्स की, मसल्स की, वो सब बढ़ेंगी, ठीक है। देन एडिमेटस, ठीक है, वहाँ पे एडिमा दिखेगा, इंक्रीज होगा वैस्कुलरिटी, ब्लड सप्लाई ज़्यादा। देन थिकनेस ऑफ द वजाइना जो एपिथेलियम है वो भी बढ़ती है। अब जो यहाँ का पीएच है वो एसिडिक हो जाएगा नेचर में, ठीक है, एसिडिक यानी कि 4.5। देन आ जाता है यहाँ पे ल्यूकोरिया दिखेगा, एंड देन ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा, और स्टार्ट रिलीज ऑफ द
ग्लाइकोजन एंड लैक्टिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोजन और लैक्टिक एसिड भी जो है वो रिलीज़ होना यहाँ पे वेजाइना में स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं जो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के कुछ पोर्शंस के बारे में बताऊंगी, तो आप पार्ट 2 भी देख सकते हैं। एंड अगर आपको ये नोट्स इजीली समझ आ रहे हों और हेल्पफुल हो, मैंने कोशिश की है कि मैं हिंदी में आपको आराम से बता पाऊँ। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन आते रहे। मैं जब भी फ्री हूँ तो मैं बना दिया करूँगी। अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, इसीलिए थोड़े वीडियोज़ अपलोड करने में टाइम लगेगा, बट मैं बहुत इजी में कोशिश करूँगी आप तक पहुँचाने की। एंड इजी ट्रिक्स में मैंने और भी फार्मा और बाकी सारे बनाए हैं, तो आप वॉच कर सकते हैं, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ रह जाएगा तो प्लीज़ वॉच पार्ट 2, ओके। सो दिस इज़ पार्ट 1। तो चलिए अब हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ओवरीज़ के बारे में। ओवरीज में आपको ये देखना है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वहाँ पे एनलार्ज होगा, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम एनलार्ज होने की वजह से वो क्या करेगा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन वहाँ पे सिक्रीट होगा, यानी कि ज़्यादा होगा, और वो क्या करते हैं, ओवरी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या करेंगे, ग्रोथ ऑफ द ओवम, जैसे जैसे प्रोग्रेस होता रहेगा प्रेगनेंसी, ओवम का साइज़ भी बड़ा होता जाता है, ठीक है। और वो क्या होगा, उसका 2.5 सेंटीमीटर तक इंक्रीज़ हो जाता है, कब, 8th वीक में। एंड इट लुक्स ब्राइट ऑरेंज कलर, पहले वो ब्राइट ऑरेंज कलर का होगा, फिर धीरे धीरे वो येलोइश कलर का होगा, एंड उसके बाद फाइनली वो बहुत ही पेल कलर का हो जाता है, क्या, ओवरी। देन और क्या हमें देखने को मिलेगा, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो कि बहुत ही कॉमन है ना, आपको याद रहेगा, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन नहीं है और और HCG का लेवल ज़्यादा है, तो इसका मतलब कन्फर्म होता है कि हाँ प्रेग्नेंट है वुमेन। तो नेक्स्ट आ जाता है ब्रेस्ट एंड लैक्टेशन में क्या चेंजेस है। यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, हाइपर ट्रोफी, यानी कि साइज़ इंक्रीज़ है, इसीलिए साइज़ ऑफ द सेल इंक्रीज़ है। या ये नहीं, नंबर नहीं इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सेल का जो नंबर है, अगर मान लीजिए कहीं पे 20-25 सेल्स है, तो ये नहीं है कि 25 से वो 30 हो जाएगा, जस्ट उसका साइज़ बड़ा हो रहा है, उसे कहते हैं हाइपरट्रोफी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स होते हैं वो भी इंक्रीज़ होगा, एंड प्रोलिफरेशन ऑफ डक्ट एंड एल्वियोलाई देखने को मिलेगा। देन आएगा हाइपरट्रोफी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। हाइपरट्रोफी होगा जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है उसका। देन वैस्कुलैरिटी, वेन्स भी इसके विजिबल होंगे, और जो निपल है वो लार्ज हो जाएगा साइज़ भी, और इरेक्टाइल होगा, ठीक है। हार्डनिंग आ जाएगी उसमें, हार्ड हो जाएगा वो। देन निपल बिकम डीपली पिगमेंटेड, आप देखते होंगे, आपको यानी कि पता होगा, नॉलेज होगा कि जैसे जैसे एज भी बढ़ती है तो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं बॉडीज़ में, वैसे ही प्रेगनेंसी के टाइम पे डीपली पिगमेंटेड, यानी कि ब्राउनिश कलर का हो जाएगा निपल का पार्ट। देन आता है मॉन्टेगोमरी ट्यूबरकल। मॉन्टेगोमरी ट्यूबरकल का मतलब होता है जो सेकेंडरी एरियोला होते हैं ना, निपल्स होते हैं, उसके अराउंड पे आपको डॉट्स डॉट्स दिखेंगे ना, वो क्या होता है, प्रोमिनेंट वेन्स जो है वो अब विजिबल होने लग गए हैं, इसी की वजह से वो जो है डॉट्स यानी कि मॉन्टेगोमरी ट्यूबरकल्स वो देखने को मिलते हैं, विच अपीयर्स एज अ स्मॉल बम्प होता है अराउंड द डार्क एरियोला ऑफ द निपल पे, ठीक है। अगर आप इसमें डायग्राम बनाएंगे तो बहुत इसमें भी ईजी हेल्पफुल है आपको, एंड ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो हेयर इज़ द डायग्राम। तो यहाँ पे रिब्स है पीछे, उसके बाद ऊपर आ जाता है चेस्ट मसल्स। देन यहाँ पे जो मोटे मोटे यहाँ पे बना रखे हैं वो होते हैं फैट्स, यानी कि फैटी टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, ये सब प्रेजेंट होंगे। देन लोब्स, डक, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉन्टेगोमरी ट्यूबरकल्स, निपल एंड एरियोला, ठीक है। तो ये था और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंज है, दैट इज़ कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम विल बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द 9th मंथ। तो ये हो गया कि ब्रेस्ट में जो रहता है और लैक्टेशन वगैरह में क्या है चेंजेस, ठीक है। साइज़ इंक्रीज़ होगा, बहुत सारे इसमें हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, ब्लड सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगा, और मॉन्टेगोमरी ट्यूबरकल जो कि इसमें याद रखना इंपॉर्टेंट है, कौन से फेज़ में कौन सा साइन हो रहा है, और वो आपको मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें देखेंगे कि क्या चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है, क्या डिक्रीज़। इंक्रीज़ में कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा 40 to 50% तक। देन इन ऑर्डर टू सप्लाई, क्यों, कार्डियक आउटपुट से ये होगा कि ऑक्सीजन, अब तो फीटस की ग्रोथ के लिए भी मतलब चाहिए, फीटस को भी चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ती जाती है, एंड देन मदर को भी ज़रूरत होती है। देन एपेक्स ऑफ द हार्ट मूव्स टुवर्ड्स, क्यों हो गया, एपेक्स जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट थोड़ा मूव हो जाता है, यानी कि उसका टॉप वाला पार्ट, ये इसीलिए होता है क्योंकि जो फीटस ग्रो हो रहा है ना धीरे धीरे, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो ऑब्वियसली हार्ट जो है उस जो हम पढ़ते हैं डायाफ्राम में जाके टच हो जाता है एट
क्या बोलते हैं 38 वीक्स पे, तो वैसे ही हार्ट को भी थोड़ा मूव होना पड़ता है, क्योंकि अब फीटस जो है वो बेबी जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है जगह। देन ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होगा ड्यूरिंग 3rd ट्राइमेस्टर में, तो बहुत ही ज़्यादा। देन हार्ट रेट बढ़ जाती है एंड हाइपरट्रोफी हो जाता है हार्ट का, ठीक है। हार्ट का जो साइज़ है वो भी थोड़ा इंक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ में मैटरनल बीपी थोड़ा कम हो जाएगा, पीवीआर कम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा, जिसके वजह से क्या हो सकता है अनीमिया होने के चांसेस है, इसलिए रेगुलर चेकअप्स इंपॉर्टेंट है। देन एल्बुमिन भी डिक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से एडीमा होता है वुमेंस में, एंड ये ज़रूरी है कि ये सब चेकअप हो, ताकि पिटिंग एडीमा या हाइपरटेंशन होना मदर में ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, कॉम्प्लिकेशन होता है। अब हमने यहाँ देखा इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़, कुछ और चीज़ें हैं जो इंक्रीज़ की लिस्ट में है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है इंक्रीज़ होगा इसमें प्लाज्मा प्रोटीन, देन हाइपर कोआग्युबिलिटी देखने को मिलेगी, इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स, टेकीकार्डिया, हार्ट साउंड, और क्या होगा अब इसमें जो हार्ट साउंड है वो और भी तेज़ सुनाई देगी, और S3 साउंड भी आपको सुनने को मिल सकता है एक टाइम को। क्यों? क्योंकि अब क्या इसमें फीटस है, फीटस के भी जो है धीरे धीरे पार्ट्स ग्रो हो रहे हैं और उसके भी हार्ट डेवलप है, तो उसका भी जो हार्ट साउंड है वो हम सुन सकते हैं। देन मर्मरिंग साउंड जो होता है ये भी सुनने को मिलता है मदर के हार्ट से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में पल्मनरी में ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, एडीमा होने लगता है, कहाँ पे? यूआरटी मीन्स बताइए। यूआरटी का मतलब यहाँ पे है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। इसको यूरिनरी से याद मत रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग होते हैं हमें आदत होती है यूआरआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो ये यूआरटी है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है। वहाँ पे एडिमा देखने को मिलेगा, क्यों? पल्मोनरी ब्लड फ्लो है, जिसके वजह से मदर में क्या होता है नेसल कंजेशन, ठीक है, थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, नेसल में क्या होगा म्यूकस ये सब का सिक्रीशन हो जाता है, ठीक है। एलिवेशन ऑफ द डायाफ्राम एलिवेशन होगा कितना? 4 सेंटीमीटर तक ऊपर की तरफ उठ जाएगा। क्यों होगा वो आपको आई थिंक अब समझ ही आ गया होगा, जो हमने पिछले इसमें पढ़ा था यूट्रस के टाइम पे कि फंडस का हाइट इंक्रीज़ होता है, तो वो किस टाइप से चेंजेस होते हैं। तो जब बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा लाइक 38 वीक में, तो वो डायाफ्राम तक पहुंच जाता है, इसीलिए जो डायाफ्राम है थोड़ा ऊपर की तरफ मूव होता है 4 सेंटीमीटर तक। देन हाइपर वेंटिलेशन होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी, देन ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा में जाना चाहिए, देन प्लेसेंटा से वो फीटस में जाएगा, एंड देन एपिस्टैक्सिस देखने को मिल सकता है। एपिस्टैक्सिस मतलब होता है नोज ब्लीडिंग भी यहाँ पे देखने, तो ये हो गया रेस्पिरेशन से रिलेटेड, ठीक है। रेस्पिरेटरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। देन यूरिनरी सिस्टम में हम देखते हैं यहाँ पे डायलिटेशन ऑफ द यूरेथ्रा एंड द रीनल पेल्विस, ठीक है। यूरिनरी में अब हम मेन है इसमें सारा हम देखेंगे किडनी यानी कि रीनल और यूरेथ्रा से रिलेटेड जो भी फिल्ट्रेशन में काम आती है, और किडनी का भी जो साइज़ है वो 1 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो जाता है इसमें। GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, वो भी 50% इंक्रीज़ हो जाएगा। हाइपरट्रोफी होगी किसकी? ब्लैडर की। कहाँ पे किस चीज़ की हाइपरट्रोफी हो रही है, किस सिस्टम में, वो ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पे ब्लैडर का जो है साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी भी तो बढ़ रही है ना। इंक्रीज़ आ जाता है, यूट्रस का प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसके वजह से मदर को बार बार मिक्चरेशन यानी कि टॉयलेटिंग के लिए उसको जाने के लिए अर्ज फील होगा, लगेगा कि उसे बार बार जाना है। और नॉक्चूरिया मतलब रात के टाइम पे उससे ज़्यादा है वॉशरूम जाने के लिए इच्छा होगी। देन आता है यूरिया, हाइड्रोजन, क्रिएटिन का लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है। देन ग्लाइकोज यूरिया, यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा शुगर का लेवल यूरिन में, जो कि इंडिकेट करता है डायबिटीज़ मेलाइटस इन द प्रेगनेंसी। ये भी एक टाइप का कॉम्प्लिकेशन है जो कि ग्लाइकोज यूरिया कहते हैं जिसको। अब हम अदर पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 2 वीडियो में, जो कि आप जाके देख सकते हैं। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। मैं इसका बहुत ही लेंदी वीडियो नहीं बना सकती हूँ, इसके और भी सिस्टम्स हैं जो कि मैं पार्ट 2 में बताऊँगी, ऐसे ये वीडियो यानी बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी तक हमने 4 सिस्टम्स को डिस्कस किया है, तो आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ वॉच पार्ट 2 वीडियो, ठीक है। आपको फिर ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस सारे समझ आ जाएंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।